गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब ठीक ठाक। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस और ऑपरेशंस ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि किसी मैट्रिक्स में हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। और आज हम लोग देखेंगे कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स हम कैसे निकालेंगे। और यह जो इनवर्स किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालना है वो किसके थ्रू निकालना है? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स या इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब है। ठीक है। तो इनवर्स वर्ड यहां हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली यहां मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। पिछले जो मैट्रिसेस के जो सीरीज चल रहे हैं अभी, उसमें एक वीडियो में मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में समझाया भी था इनवर्स और आइडेंटिटी का मेन मतलब क्या होता है। तो आप उसको एक बार देखें। मैं थोड़ा सा फिर क्लियर कर देता हूं कि आइडेंटिटी या इनवर्स निकालने में ऑपरेशंस का बहुत योगदान है, उसका मतलब है। ठीक है। यदि ऑपरेशन बदल जाएगा तो आइडेंटिटी और इनवर्स जो एलिमेंट हैं वो भी बदल जाएंगे या बदल सकते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग देखें कि ए का को मैट्रिक्स ए है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो एडिटिव इनवर्स होगा यानी कि ए में कौन सा मैट्रिक्स हम ऐड कर दें कि अपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए। कौन सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स? एडिटिव आइडेंटिटी। ध्यान रहे, अगर केवल आइडेंटिटी कहने से क्लियर नहीं होगा तो एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है? जीरो मैट्रिक्स। तो ए का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ? माइनस ए, और माइनस ए का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ? ए, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स जो है वह एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। लेकिन जब हम ऑपरेशन बदल देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात जब हम लोग करेंगे तो फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हम लोग जानते हैं? आई यूनिट मैट्रिक्स ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है। तो ए में हम क्या मल्टीप्लाई करें? ठीक है, कोई मैट्रिक्स बी हो कि वो आई आ जाए। अगर ऐसा कोई हम मैट्रिक्स ढूंढ लेते हैं तो वह बी जो है ए का क्या कहलाएगा? इनवर्स। और उसको कैसे डिनोट करेंगे हम लोग? ए इनवर्स से डिनोट करेंगे, और बी का इनवर्स ए होगा। ठीक है। यहां एक और ध्यान देने लायक बात है कि ए इंटू बी इजकल टू आई और इज इक्वल टू बी इंटू ए, ये इक्वल होना चाहिए। ठीक है। यह किसी भी आइडेंटिटी और इनवर्स के डेफिनेशन में यह लागू होना चाहिए कि ये कम्यूटेटिव भी होना चाहिए और आई की इक्वल होना चाहिए। और साथ ही हम लोग आगे देखेंगे कि इसका जो ऑर्डर होगा वो ए और बी के इक्वल ही होगा। ये हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन अभी बेसिक क्या देख रहे हैं कि इनवर्स का यहाँ क्या मतलब है। इनवर्स का मतलब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और उसका बेसिक डेफिनेशन क्या है कि को एक मैट्रिक्स है, उसमें हम कौन सा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दें लेफ्ट साइड से एंड राइट साइड से, कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, तब हम उस मैट्रिक्स को दूसरे का इनवर्स कहेंगे। यह इनवर्स का बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि इसी बात को फॉर्मल तरीके से हम लोग देखते हैं कि कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कहा जाएगा। इसका क्या मतलब? यानी इन्वर्टिबल मतलब कि उस मैट्रिक्स का इनवर्स संभव है, एग्जिस्ट करेगा। तो इसका क्या मतलब है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन ऑर्डर का है, यानी एन बाय एन ऑर्डर का है, सेड टू बी इन्वर्टिबल। वह इन्वर्टिबल कहा जाएगा, यानी इनवर्स निकालने योग्य कहा जाएगा। कौन? स्क्वायर मैट्रिक्स ए। इफ देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी
ए भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहा जाएगा कब? जब कि वो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट करेगा ऑफ द सेम ऑर्डर एन, यानी ए का जो ऑर्डर है एन, वही बी का भी ऑर्डर एन होना चाहिए और वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। किस प्रकार से? ए इंटू बी इजकल टू बी इंटू ए इजकल टू आई एन। ये आई एन लिखने का मतलब है कि हम लोग देखें कि ए का ऑर्डर कितना है एन, बी का ऑर्डर कितना है एन। तो जो यूनिट मैट्रिक्स हमको यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा दोनों के मल्टीप्लीकेशन से, वो भी एन ऑर्डर का मिलना चाहिए। तब हम कहेंगे कि यह जो है इन्वर्टिबल है, यानी ए का इन्वर्स एक बी संभव है, या इसको हम कहेंगे बी भी इन्वर्टिबल है क्योंकि एक इसका इन्वर्स है वो संभव है। द मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए एंड इज डिनोटेड बाय ए इन्वर्स, यानी बी को हम इन्वर्स बोल सकते हैं। इन्वर्स का ये नोटेशन है, ठीक है। अब देखते हैं कि इफ ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी देन बी इन्वर्स इज इक्वल टू ए, यानी दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि इन्वर्स ऑफ ए इज इक्वल टू ए इटसेल्फ, ठीक है। इसी बात को लिखा गया है, मैंने ये बता दिया कि इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई एन देन ए एंड बी आर बोथ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, ठीक है। अब अगर बात करें कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों जरूरी है, बार बार स्क्वायर मैट्रिक्स की चर्चा हो रही है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही क्यों जरूरी है? तो सबसे पहले तो यह जान लें कि ए एम बाय एन इज नॉट इन्वर्टिबल, एम इज नॉट इक्वल टू एन। अगर एम और एन इक्वल नहीं होगा तो मतलब वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है उसका इन्वर्स निकालना संभव बिल्कुल नहीं है, वह मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं है। कभी ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व किया जा सकता है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग मान लेते हैं जैसे ए को 3/4 ऑर्डर का है, चूंकि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो इक्वल नहीं है, ठीक है। और बी को मान लेते हैं कि ए बी संभव हो सके, उसके लिए क्या जरूरी है कि इसका जो कॉलम है इसका रो होना चाहिए। तो मान लेते हैं हाँ ठीक है संभव है, 4x3 ले लेते हैं, ठीक, ऐसा मान लेते हैं हम लोग, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा? ए बी का ऑर्डर क्या होगा बताइए? इसका पहले ये है तो इसका रो और इसका कॉलम, तो ये 3/3 का हो गया, ठीक। अब बी ए लेते हैं, बी ए लेते हैं तो बी ए कितना है 4x3, ए कितना है 3x4। बी ए भी यहां संभव हो जा रहा है, ठीक। लेकिन जो बी ए के बाद हमको मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? बी का रो लेंगे तो इसका हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 4 और इसका कॉलम 4x3। तो ए बी का ऑर्डर 3/3 और बी ए का ऑर्डर कितना हो गया 4/3, ठीक। तो सॉरी 4/4। तो ए बी का ऑर्डर 3/3, बी ए का ऑर्डर 4/4। तो ए बी और बी ए इक्वल होंगे क्या? नहीं इक्वल होंगे। जब यहीं पर ये इक्वल नहीं होंगे तो इन्वर्टिबल नहीं होंगे, यानी कि हम लोगों ने देखा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं हो रहा है क्योंकि पहला ही कंडीशन है दोनों को इक्वल होना चाहिए, वो इक्वल नहीं है। अब देख लेते हैं एक और कि ए 3/4 है और बी 4/5, तब क्या होगा? ए बी तो हो जाएगा, ए बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 और इसका 5। बी ए देखते हैं, बी ए का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये 4/5 और ये 3/4, तो इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है ही नहीं, तो यह मल्टीप्लीकेशन संभव ही नहीं है। तो ए बी तो हुआ, कुछ मिला हमको, लेकिन बी ए संभव ही नहीं है। तो इस हालत में भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स संभव नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अब अगर हम लोग देखते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि ए बी और बी ए इक्वल हो भी गया, जैसे या सॉरी ए बी इज इक्वल टू हम लोगों ने निकाला, सॉल्व किया और कोई इस कंडीशन में वो यूनिट मैट्रिक्स आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन यहां कितना आया 3/3, ये I3 आया। और आपने बी ए निकाला, कोई ऐसा एग्जांपल आप लें और मान लेते हैं, और यहां से बी ए निकाले, ये 4/4, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, ठीक। लेकिन ये कितना ऑर्डर का है? 4 ऑर्डर का है। तो क्या दोनों इक्वल होंगे? इक्वल नहीं होंगे। यह यूनिट मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का है, ये यूनिट मैट्रिक्स 4 ऑर्डर का है।
उस हालत में भी ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो हम लोगों ने देखा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्यों इन्वर्टिबल नहीं होगा। यह कब संभव है? एक ही कंडीशन में संभव है कि जब दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हों। अब सवाल आता है ये, ठीक है, गंभीर प्रश्न है कि क्या सभी स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होंगे? तो यह जरूरी नहीं है कि सभी स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल यानी उनका इन्वर्स संभव है। यह हम लोग आगे चैप्टर में भी पढ़ेंगे, जब डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, ठीक है, आगे चैप्टर में, तो हम लोगों को और क्लियर होगा। उसकी चर्चा फिर हम लोग वापस करेंगे। और एक और बात बता दूं कि अभी हम लोगों ने देखा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसके आधार पर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए सीखे। आगे जब हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, एडजॉइंट पढ़ेंगे, तो वापस फिर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए सीखेंगे एडजॉइंट मेथड से, जिसमें हम लोग डिटर्मिनेंट का भी यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल देखते हैं कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग लेते हैं एक ए जो है वो 2x2 मैट्रिक्स है, बी है ये भी 2x2, क्योंकि दोनों को सेम ऑर्डर का होना चाहिए, स्क्वायर भी होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना चाहिए और सेम ऑर्डर का भी होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोगों ने ए बी निकाला, मल्टीप्लीकेशन है ए बी, और ये क्या आया? 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। ठीक है, अब हम लोग फिर बी ए निकाला हम लोगों ने, और फिर देखे हम लोग कि ये 2 ऑर्डर का ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 2 ऑर्डर का आया, ये भी तो 2 ही ऑर्डर का है, ये भी 2 ऑर्डर का और ये भी 2 ही ऑर्डर का है, यानी ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू I2। इसका मतलब डेफिनेशन से क्या हो गया कि ए और बी जो है इन्वर्टिबल हैं, और ए का इन्वर्स बी है और बी का इन्वर्स ए है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से हम लोगों को क्लियर हुआ कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है और फिर डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक थ्योरम देखते हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपने उसका इन्वर्स निकाला, जैसे यहां पर हमने यह निकाला कि ए का इन्वर्स बी है, तो थ्योरम आगे है, इसका यूनिकनेस क्या है कि अब इस बी के अलावे कोई और ऐसा 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा जो इसका इन्वर्स होगा। समझ रहे हैं बात को? ए को स्क्वायर मैट्रिक्स है, यह इन्वर्टिबल है, तो इसका जो इन्वर्स होगा वह यूनिक होगा यानी ऐसा कोई दूसरा इसके अलावे स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा जो इसका इन्वर्स होगा, और यही बात इसके लिए इस पर लागू होती है। ठीक है, इस थ्योरम को हम लोग देखते हैं और प्रूव भी करते हैं, यानी ये यूनिकनेस है। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। क्या है थ्योरम? ध्यान से देखेंगे कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स यदि एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जरूरी नहीं हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करे, लेकिन यदि एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा। तो हम लोग मान लेते हैं ए कोई एन ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और मान लेते हैं कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो यूनिक होगा। तो कैसे इस बात को प्रूफ करेंगे? हम लोग मान लेते हैं कि इस अगर संभव है, इफ पॉसिबल, मान लेते हैं बी और सी 2 इनवर्स है ए का। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा, हम लोग लेकर चलते हैं और आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बी और सी दोनों इनवर्स है ए का, तब क्या होगा डेफिनेशन से? अगर ए का इनवर्स बी है और ए का इनवर्स सी भी है, तो यह जो इनवर्स का डेफिनेशन है वो बी पर भी लागू होगा और सी पर भी लागू होगा। तो डेफिनेशन क्या है? अगर बी ए का इनवर्स है, इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई एन। ये डेफिनेशन है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू आई एन हो गया और बी ए इज इक्वल टू आई एन नहीं हुआ तो फिर वो इनवर्स नहीं कहा जाएगा। तो ये एक आया। दूसरा, अगर सी भी है तो डेफिनेशन से बी की जगह सी भी आएगा, ये भी आएगा। ठीक, अब हम लोग क्या जानते हैं कि बी इक्वल टू बी इंटू आई एन। क्यों? क्योंकि किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वह उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। ठीक है, आइडेंटिटी की यही तो परिभाषा है। चूंकि यह जो यूनिट मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी
मैट्रिक्स भी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो यही तो परिभाषा है उसकी। तो बी को हम लिख सकते हैं बी इंटू आई एन। अब आई एन जो है, आई एन यहां से देखिए आई एन किसके इक्वल है, एसी के इक्वल है, तो हम लोग एसी पुट कर दिए, यहां से ले लिया आई एन का वैल्यू पुट कर दिए। अब यहां के बाद यहां कैसे आए, तो आपको ध्यान में होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव होता है, पढ़े होंगे प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ाए थे उस समय। तो यानी कि बी मल्टीप्लाई है, बी से मल्टीप्लाई है ए सी, तो ये क्या हो जाएगा, बी ए से मल्टीप्लाई है सी, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको ऐसे लिख दिया, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ओके। अब बी ए जो है यहां ये बी ए को क्या लिख सकते हैं, आई एन, हम लोगों ने आई एन लिख दिया। अब फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई एन इंटू सी इक्वल टू सी, तो हम लोगों ने लेकर क्या चला कि बी और सी कोई दो हैं जो इनवर्स हैं ए के, दो ए का कोई एक ही इनवर्स नहीं है, दो इनवर्स है, लेकर हम लोगों ने चला। लेकिन लास्ट में हम लोगों ने क्या देखा कि बी और सी कोई अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। इससे क्या पता चलता है कि ए का अगर कोई इनवर्स है तो वह इकलौता होगा, यानी वो यूनिक होगा, ठीक है। इस थ्योरम को आप लोग समझ गए, ऑब्जेक्टिव में भी ये सब आता है, आप ध्यान रखें। अब आते हैं हम लोग कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स निकालना सीखेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस के थ्रू, ठीक। तो उसके पहले जो एक बेसिक रूल है, एक कंसेप्ट है, उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, क्योंकि उसी कंसेप्ट के आधार पर हम लोग उसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन का उपयोग करते हैं और फिर कैसे इसका इस्तेमाल इनवर्स निकालने में करते हैं उसको देखते हैं हम लोग। तो बेसिक क्या है कि ए बी और एक्स बी थ्री स्क्वायर मैट्रिसेस, ये ए बी और एक्स जो है ये तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और तीनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, यानी एन ऑर्डर के तीनों हैं, ऐसा हम लोग लेते हैं। तो एक मैट्रिक्स इक्वेशन, इसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स इक्वेशन बोलेंगे। एक्स इज इक्वल टू ए बी, ये मैट्रिक्स इक्वेशन है, ठीक। तो हम लोग दोनों तरफ सेम ऑपरेशन करेंगे। तो लेफ्ट साइड यहां ए है और एक्स पर ऑपरेशन करेंगे, कौन सा, रो ऑपरेशन करेंगे, ये रूल है, ठीक है। एक्स पर ऑपरेशन करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन और यहां ए पर करेंगे, लेकिन यहां क्या, अगर ए पर करेंगे और एक्स पर करेंगे तो कौन सा ऑपरेशन करेंगे, रो ऑपरेशन अगर हम करते हैं, ठीक है। तो जो रो ऑपरेशन के बाद जो नया जो हमको मैट्रिक्स इक्वेशन मिलते जाता है उसकी वैलिडिटी चेंज नहीं होती है, ठीक है। यानी यहां पर जो वैलिडिटी है, यानी एक्स का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो वही होगा जो इसमें रो ऑपरेशन करने के बाद आगे जाकर मिलेगा, यानी इसके वैलिडिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है रो ऑपरेशन अगर हम एक्स और ए में करते जाते हैं तब। लेकिन अब बात होगा कॉलम ऑपरेशन करते हैं तब। तो कॉलम ऑपरेशन जब हम करना चाहेंगे एक्स इजकल टू ए बी में, तो एक्स और बी में करना होगा, यानी ये राइट साइड में अगर हम करेंगे ए बी के राइट साइड में ये बी है, इसमें करेंगे तो हमको कॉलम ऑपरेशन करना होगा, और अगर रो ऑपरेशन करना है तो हमको इन दोनों में करना होगा। तो इस हालत में इस तरह से ये ऑपरेशन करने के बाद इस मैट्रिक इक्वेशन के वैलिडिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ कॉलम ऑपरेशन कर देंगे और इसमें रो ऑपरेशन कर देंगे तो फर्क पड़ जाएगा। क्लियर है बात। अब बात होगा कि यह जो फैक्ट है इसका प्रूफ क्या है, तो निश्चित रूप से अभी इस 12 तक इसके प्रूफ के बारे में कोई चर्चा नहीं करनी है। इस फैक्ट को हम लोग सीधा सीधे बिना प्रूफ के एज्यूम कर लेते हैं, मानकर चलते हाँ यह बात सही है। कैसे सही है इस पर चर्चा अभी हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द, जिसमें इस पर चर्चा करेंगे। उसमें केवल उस वीडियो में केवल इसके प्रूफ पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। हालांकि अभी आपको वो पढ़ना नहीं है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग जानना जरूरी है कंसेप्ट के लिए
कि आखिर उसका प्रूफ होना चाहिए। हम लोग मैथ्स में यूं ही कोई चीज मान नहीं लेते हैं। तो यह जो फैक्ट है उसके प्रूफ की चर्चा हम लोग अलग से करेंगे। फिलहाल हम लोग क्या लेकर यहां से आगे बढ़ने वाले हैं कि कोई मैट्रिक्स इक्वेशन x इक्वल टू ए बी है, तो x और a में रो ऑपरेशन करते हैं तो इस मैट्रिक्स इक्वेशन के वैलिडिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और x इक्वल टू ए बी में अगर x और b में कॉलम ऑपरेशन लेकर आगे बढ़ते हैं तो उसके वैलिडिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर हो गया बात। अब यहां पर आते हैं हम लोग और इसका इस्तेमाल अब हम लोग यहाँ करेंगे इनवर्स निकालने में। एक चालाकी हम लोग करेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे। कैसे? x के जगह यहाँ a रखेंगे। a जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो a इक्वल टू आई ए लिख सकते हैं हम लोग कि नहीं? यह भी तो एक मैट्रिक्स इक्वेशन जैसा हो गया। ठीक, तो a और i में अगर हम रो ऑपरेशन करते जाएं तो इसके वैलिडिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर कॉलम ऑपरेशन करना चाहते हैं तो हम लोग जानते हैं कि आई ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डेफिनेशन है इज इक्वल टू आई ए इक्वल टू ए आई इक्वल टू ए। यह तो हम लोग जानते ही हैं, यानी हम ए इक्वल टू ए आई भी लिख सकते हैं। तो यहां ए और इस आई में कॉलम ऑपरेशन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो इसके वैलिडिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार फिर यहां और क्लियर कर दें कि हम जो यहां रो ऑपरेशन करेंगे, कहने का मतलब कि अगर इस मैट्रिक्स में पिछले क्लास में प्रैक्टिस कराए थे कि किसी मैट्रिक्स में आप ऑपरेशन कीजिए और फिर उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स तक लाइए और उसका ट्रिक भी बताए थे। तो मान लेते हैं कि ये जो 3 तरह के ऑपरेशन जो बताए गए हैं, रो ऑपरेशन में 3, कॉलम में 3 बताए गए हैं, इंटरचेंज बताया गया है, फिर स्केलर से किसी रो को मल्टीप्लाई कर देना, और तीसरा है कि किसी रो में किसी दूसरे रो को स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। तो ये 3 में से कोई एक अगर आप यहाँ x में किए तो फिर a में भी वही ऑपरेशन करना पड़ेगा और b में कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ a में करना होगा। b इसी तरह से मल्टीप्लाई होते आगे चुपचाप बढ़ते जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर यहाँ कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं तो x में हम कोई एक कॉलम ऑपरेशन तय किए, वही ऑपरेशन बी में करेंगे कॉलम ऑपरेशन। ए में कोई भी ऑपरेशन नहीं करेंगे, बस उसको लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, क्लियर है बात। तो इसके वैलिडिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी बात को हम लोग इसी फैक्ट को आगे बढ़ाते हैं कि ए इक्वल टू आई है। अब हम ए में रो ऑपरेशन करेंगे तो उसी प्रकार से आई में भी हमको रो ऑपरेशन करना होगा, जो यहाँ किए हैं वही यहाँ। और फिर से दोहराते हैं, पिछले क्लास में भी बताए थे, अगर आप रो ऑपरेशन करने लगे तो बीच में कॉलम ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, या कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं तो बीच में रो ऑपरेशन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर रो ऑपरेशन इसमें करेंगे, वही रो ऑपरेशन आई में भी करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब तो हमको जानना है इस ए का इनवर्स क्या है। ए के साथ एक ऐसा मैट्रिक्स यहां मिल जाए हमको कि ए और बी इंटू ए इक्वल टू यहाँ आई हो जाए, तो यानी रो ट्रांसफॉर्मेशन के मदद से अगर हम यहाँ आई इसको कर दें, ए को कहा रो ट्रांसफॉर्मेशन से कर लिया जाए आई पर, और यह भी आई जो यूनिट मैट्रिक्स है इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन होते रहेंगे तो यह भी कोई एक नया मैट्रिक्स बनते जाएगा, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होते जाएगा। और वो कोई मैट्रिक्स लास्ट में जब ये आई बन जाएगा उसमें ये बी हो जाएगा। ठीक, तो आई इक्वल टू बी ए हो जाएगा, यानी हमको क्या मिलेगा, ए में रो ट्रांसफॉर्मेशन करते करते हम आई ले आए, तब तक ये आई में भी रो ट्रांसफॉर्मेशन होते होते कोई ना कोई मैट्रिक्स बनेगा, उसको बी बोलेंगे। तो अब ये जो तरीका है, ट्रिक है, इसका इस्तेमाल, यानी मेन कंसेप्ट ये था, इसका इस्तेमाल हम लोगों ने यहाँ किया। और पिछले क्लास में जो हम लोगों ने देखा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, उसको हम लोगों ने यहाँ अप्लाई कर दिया और ए को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से आई कर दिया, तो ये बी हमको मिल गया सहज भाव में। तो यानी ए का ये क्या हो जाएगा, इनवर्स कहलाएगा। ठीक है, यही बात कॉलम ऑपरेशन के लिए भी लागू होगा, बस अंतर रखना है ए इक्वल टू ए आई। यहाँ राइट साइड में जो है उस पर ऑपरेशन होगा, बाकी बातें सेम रहेंगी। ठीक है, फिर से एक बार कि हम लोग ये जो फैक्ट है इसका प्रूफ अभी हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन हम लोग इसका जो प्रूफ है वो जरूर देखेंगे। तो आप लोग इसको देख लिए कि हम लोग क्या करेंगे। अगर हम
आई ए लिखते हैं तो आई में रो ऑपरेशन करते बढ़ेंगे, आई में ए में कोई चेंज नहीं, और ए को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से कहां लाने का प्रयास करेंगे, आई पर। इसलिए पिछले क्लास में मैंने कहा था कि इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए कि कोई भी मैट्रिक्स ए है तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, यूनिट मैट्रिक्स में कैसे बदलें, इसका प्रैक्टिस कर लें। तो अगर वो प्रैक्टिस आपका हो गया होगा, आप उसमें एक्सपर्ट हो गए होंगे, तो अभी ये बनाना कितना आसान है, ठीक है। और ध्यान क्या रखना है कि जिस समय जो ऑपरेशन आप यहां अप्लाई करेंगे वही आई पर भी करना, यानी वही राइट साइड भी अप्लाई करना होगा, ठीक है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले टू ऑर्डर का एग्जाम्पल लेते हैं और रो ऑपरेशन कैसे करना है, ए इजकल टू आई ए, ठीक है। और ए को रो ऑपरेशन करते करते आई ले आएंगे और आई को नया मैट्रिक्स बी बन जाएगा। इसका मतलब बी जो मिलेगा वो ए का इनवर्स कहलाएगा। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं ए। अब थ्योरी तो यहां हो गया, अब एग्जाम्पल से हम लोग प्रैक्टिस एक्चुअली यहां करेंगे क्या, यहां प्रैक्टिस करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को यूनिट मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट करने में हम लोग कैसे करेंगे, जो ट्रिक बताया गया था उसका प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको आई ए इजकल टू आई ए में इसको हम लोगों ने लिख दिया। अब इससे स्पष्ट है कि हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं। आप इसी क्वेश्चन को फिर से कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में करके भी देखिएगा। जितना प्रैक्टिस किया जाएगा इन सारे चैप्टर्स में एग्जाम्पल के साथ, उतना ही आपका थ्योरी मजबूत होगा। हम लोगों को यहाँ क्या चाहिए, सबसे पहले तो यहाँ चाहिए कि हमको यहाँ 1 लाना है, बताए थे जो सबसे कॉर्नर में है वहां 1 लाना है, फिर रेस्ट को 0 करना है, फिर जो डायगोनल्स का जो अगला एलिमेंट है उसको 1 करना है, फिर उस कॉलम में जितने एलिमेंट है उनको 0 करना है, फिर आगे ऐसे बढ़ते जाना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ 1 लाना है। ये 1 लाने का कई तरीका हो सकता है, कोई एक ही तरीका, ये ऑपरेशन मैंने लिखा यही जरूरी नहीं है। ये ध्यान रखिए कि हर एक सवाल का अपना अपना एक रीजनिंग है, अपना अपना एक उसका ट्रिक है। अंक गणित के साथ आपको खेलने के लिए आना चाहिए, ठीक है। तो हमको यहाँ 1 लाना है। कोई इसको क्या करेगा, रो 1 को हाफ से मल्टीप्लाई कर देगा तो ये 1 हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। कोई ऐसे कर सकता है, ठीक है। ये बिल्कुल इस बात में न रहे कि बुक में दिया है या हम ऐसे बता रहे हैं, तो बस यही एक मेथड है इसको यहाँ 1 लाने का। और ये जरूरी भी नहीं कभी कभार कि एक ही अटेम्प्ट में हम 1 ले ही आए, एक ही अटेम्प्ट में यहाँ आ सकता है। जैसे हमने क्या कोशिश किया कि अगर ये 8 हो जाए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 हो जाएगा। 8 कैसे होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, R1 4R1 कर दिया। ये पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन रो ऑपरेशन हुआ, कर दिया गया। तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई किया गया। देखिए यहाँ 4 0 रेस्ट रह गया और ये इस तरह से आगे बढ़े हम लोग। अब क्या हो गया कि रो 1 में अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा 1 0 7 4। इसमें भी वही काम किया गया, 4 - 0 4 0 -1 -1। ये जो ऑपरेशन है वो अगर आप यहां अप्लाई किए तो सेम टू सेम इसको यहां भी अप्लाई करना है। और दूसरी बात कि इसको करने में कभी कभी हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। थोड़ा सा भी ध्यान भटकने के बाद किस में करना है किस में नहीं करना है, कैलकुलेशन मिस्टेक की बहुत संभावना इसमें रहती है। और ऐसे सवाल के नहीं बनने का, यह सवाल जो है बिल्कुल पैटर्न पर है, एक दिया गया एल्गोरिथम है जिसको चुपचाप कर देना है। बावजूद इसके बच्चों से गलती क्यों होती है, क्योंकि वो ध्यान पूर्वक कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब ये जोड़ घटाव गुना भाग है तो ये तो अब आप ही को करना होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो ये 1 हो गया। अब अगला स्टेप में क्या है, हमको ये 0 करना है। कैसे होगा, सिंपल, जब ये 1 हो गया तो 0 हो जाएगा। R2 के जगह क्या करेंगे, R2 माइनस ये जितना है उतना मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो R2 - 7R1 कर दिया गया। ये हो गया 0। ये तो ये क्या था, यहाँ R1 - R2 किया था तो ये हो गया 0 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमको चाहिए यहाँ 1 चाहिए, क्योंकि ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। अब तो अगला डायगोनल एलिमेंट ये है, इसको 1 होना चाहिए। तो सिंपल ये 1 कैसे होगा, इस रो को 1/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक।
तो हम लोगों ने यहाँ R2 की जगह क्या किया 1/4 इंटू R2। तो आप देखिए यहाँ ये 1 हो जाएगा, ये तो 0 ही रहेगा। तो 1 0 0 1 यही ऑपरेशन फिर ये जो ऑपरेशन था हम लोग यहाँ भी अप्लाई किए और ये कितना आ गया 4 - 1 28 8 यहाँ आ गया। अब ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इस पर भी यह ऑपरेशन मल्टीप्लाई होगा और कितना आ गया 4 - 1 -7 2 इंटू a। अब ये तो देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स I2 में बदल गया है, तो इसका मतलब क्या है कि यह जो मैट्रिक्स था इसका क्या है इनवर्स। क्लियर है। अब एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि अगर ये इनवर्स है इसका, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। तो देख लेते हैं a है और a इनवर्स है, दोनों को मल्टीप्लाई किया आ गया, यानी वेरीफाई भी हो गया ये। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोगों ने ऐसा देखा। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा देते हैं कि कॉलम ऑपरेशन भी इसी क्वेश्चन में A=AI इस बार लिखा गया। ठीक, और इस I में हम लोग क्या करेंगे कॉलम ऑपरेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ कॉलम ऑपरेशन में यहाँ 1 ऑलरेडी है, तो इस कॉलम 2 को कॉलम 1 की जगह कर दें तो इंटरचेंज वाला अपनाया गया। तो C1 C2 में चला जाएगा और C2 C1 के पोजीशन में आ जाएगा। तो आ गया 1 4 2 7 यहाँ आ गया। यही इस पर भी अप्लाई होगा, तो ये क्या हो गया 0 1 1 0। इधर भी करना ना भूलें, और वही ऑपरेशन जो इधर आप कर रहे हैं, एक बार भी भूल गए तो ये सब गड़बड़ हो जाएगा। अब जब ये 1 आ गया तो अब इसको 0 नहीं करना है कॉलम ऑपरेशन में, ध्यान रहे ये रो ऑपरेशन से 0 होगा, तो यहां नहीं करना है, इसको करना है 0। बताए थे हम पिछले क्लास में। तो ये 0 कैसे होगा, तो इसमें क्या करेंगे, जितना ये है उससे इसको मल्टीप्लाई करके इसमें घटा देंगे। तो C2 के जगह हम लोग क्या करने वाले हैं C2 - 2 C1। तो ये हम लोगों ने कर दिया, ये 0 हो गया। और ये क्या हो जाएगा C2 है, देखिए ये एलिमेंट कैसे आया, तो C2 यहाँ कितना है 7 माइनस 2 इंटू C1, तो 2 इंटू C1 कितना हो गया 7 - 8 इक्वल टू -1 आ गया। ये कॉलम C1 वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। इसी प्रकार से इसमें भी चेंज किया गया, इसके C2 को बदल दिया गया, सेम टू सेम ऑपरेशन। अब देखिए इसको यहाँ तो 1 लाना है, इसके बाद यहाँ 1 लाना है ना, यहाँ तो इसके ये में आ गया 0। अभी अगला डायगोनल एलिमेंट है -1, इसको 1 लाना है। क्या करना होगा, अब इसमें -1 से गुना नहीं कीजिएगा, क्यों, क्योंकि आप कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इस कॉलम में करना होगा। तो C2 को हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 4 0 1, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए ये -1 हो गया और ये -2 को -1 से गुना किया तो ये 2 हो गया, आ गया हमारे बीच। अब चाहिए कि इसको हमको 0 करना है, तो ये 1 हो चुका है, तो ये 0 हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ देखिए ये C1 है, C1 में बदलाव होना चाहिए। तो C1 ये C2 को 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, C1 - 4 C2 कर दिया, ये यूनिट मैट्रिक्स आ गया। और इधर इसमें ये अप्लाई किए, इसमें अप्लाई किए, तो ये आ गया। आप देख रहे हैं इस मेथड से भी जो A इनवर्स आया वो 4 - 1 -7 2 है, और जो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन से भी हम लोगों ने किया तो सेम आया। क्यों, क्योंकि यूनिकनेस को आपने समझा होगा कि अगर कोई दिया गया मैट्रिक्स A है तो उसका इनवर्स यूनिक होगा, चाहे आप रो ऑपरेशन से लाएं चाहे आप कॉलम ऑपरेशन से लाएं। ऐसा नहीं होगा कि रो ऑपरेशन से कुछ और आ जाएगा, कॉलम ऑपरेशन से कुछ और आ जाएगा। अब हम लोग एक देखते हैं, एक एग्जांपल और प्रैक्टिस के लिए आपको बताते हैं, जो 3/3 ऑर्डर का है, यानी 3 ऑर्डर का है। रो ऑपरेशन से बता रहे हैं, आप इसको कॉलम ऑपरेशन से जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, A=I है, हम लोगों ने ऐसा लिख दिया। अब यहां हमको 1 लाना है। ठीक, तो 1 कैसे आएगा, तो अगर ये देखिए यहाँ पर ट्रिक है, आप और मेथड से दोबारा बता रहे हैं, आप कोई और ट्रिक भी यहाँ लगा सकते हैं, कोई और रीजनिंग लगा सकते हैं कि यहाँ 1 हम कैसे लाएं। हमने किया कि ये 2 है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 हो जाएगा, और फिर अगले स्टेप में इसको इससे ऐड कर देंगे, तो ये तो -5 है, ऐड हो जाएगा तो 1 हो जाएगा वो। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, R1 की जगह 3R1 किया, मल्टीप्लाई कर दिया इसको, रेस्ट ऐसे ही आ गया। इसको भी 3R1 किया, 3 0 0। अगला ऑपरेशन इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 1 हो जाएगा, तो R1 की जगह R1 + R2। ठीक है, ये चेंज कर दिया, ये भी चेंज हो गया यहाँ पर।
ठीक, बाकी वैसा ही आ गया। अब जब ये 1 आ गया तो अब रो ऑपरेशन कर रहे हैं, इसलिए यहां और यहां 0 होना जरूरी है। क्या करेंगे, इसको -5 से इंटू करेंगे और इसमें क्या करेंगे, या इसको 5 से इंटू करके ऐड कर देंगे। तो R2 की जगह क्या रखेंगे, R2 प्लस 5R1, 5 से इसको गुना करेंगे और इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, और चूंकि R3 में हम चेंज करने जा रहे हैं और R1 का इस्तेमाल कर रहे हैं, R3 का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम ये दोनों ऑपरेशन एक ही स्टेप में कर सकते हैं, क्योंकि हम बदल रहे हैं इस स्टेप में R2 को और फिर यहां हम R2 का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग एक ही स्टेप में दोनों ऑपरेशन को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि R3 में हम R2 का इस्तेमाल करें तो एक ही स्टेप में आप नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि R2 को तो ऑलरेडी आप बदल दे रहे हैं, तो फिर यहां इस्तेमाल उसको बीच में कैसे करेंगे, उसके बदलने के बाद करेंगे। आप समझ गए। तो चूंकि यहां कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए एक शॉर्टकट तरीके के तौर पर हम लोग एक ही स्टेप में 2 ऑपरेशन कर दे रहे हैं। तो R3 की जगह क्या रखेंगे कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे, R3 प्लस 3R1। ठीक, ये ऑपरेशन आप इसमें कीजिए और इस तरह से आएगा। अंकों का खेल है और ये दोनों ऑपरेशन इसमें भी अप्लाई करेंगे, ये रिजल्ट आएगा। अब हम लोगों को क्या है ट्रिक कि ये 1 0 0 आ गया, तो अब ये यहाँ 1 होना चाहिए। 1 बहुत सिंपल हो जाएगा, यहाँ देखिए सुविधाजनक मिल गया है, 3 - 2 कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यही इक्वेशन था जिसको लिखा गया, जो पीछे था उसको लिखा गया। यहां 1 लाना है, यहां 1 लाना है। क्या करते हैं हम लोग, R2 माइनस R3, देखे 3 - 2 ये 1 हो जाएगा और ये यहां अप्लाई कर दिए, नया मैट्रिक्स मिल गया। कैलकुलेशन को आप ध्यान से देखते रहेंगे और अपने से करेंगे। ऑपरेशन अगर पता चल जाए तो फिर ये कैलकुलेशन करना तो बहुत ही आसान काम है, लेकिन अधिकतर गलतियां वही होती है। तो बगैर प्रैक्टिस के और एकाग्र रूप से उसको बनाने के अलावा कोई उपाय नहीं है। अब यहां 1 हो गया तो हमको इन दोनों को 0 करना है, संयोग से पहले से 0 है, यानी इसको 0 करना है। तो R3 की जगह क्या रखेंगे, R3 - 2R2, इसको दुगना करके इसमें घटा देते हैं। कर दिया हमने, ये यहां अप्लाई किया, ये रिजल्ट मिला हम लोगों को। ठीक, अब ये 0 0 हो गया, अब बचे यहाँ -3, 1 1 हो गया। अब तीसरा डायगोनल एलिमेंट इसको 1 करना है। इसको 1 करने के लिए क्या, ये 0 0 -3 है तो सिंपल सा है, -3 है तो इसको -1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 1 हो जाएगा। तो कर दिया हम लोगों ने, इधर भी कर दिया, तो ये कितना -3 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 1 1, और ये कितना हो जाएगा -1। ठीक, और इधर किया तो ये 1 हो गया। अब इस स्टेप में फिर एक ही स्टेप में 2 कर रहे हैं क्योंकि फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहां 0 लाना है, तो क्या करेंगे, R2 माइनस इसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और इसमें क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कर दिया, ये दोनों ऑपरेशन यहां हमने किया और ये यूनिट मैट्रिक्स में आ गया। ये दोनों ऑपरेशन इसमें किया था, हमारे पास ये रिजल्ट है। तो अब क्या हो गया, B × A = I, यानी A इनवर्स इसका ये इनवर्स हो गया डेफिनेशन से, रिजल्ट है। अब वेरीफाई भी कर सकते हैं, 2 काम है। A इनवर्स मिल गया, A से मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कीजिए कि I आता है कि नहीं, और दूसरा इसी सवाल को आप एक बार कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी करके देखिए, आपको जरूर इसमें आनंद आएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन हम देते हैं आप लोग को होमवर्क के लिए, या बनाइएगा कि इसका आप इनवर्स मैट्रिक्स निकालें इसको। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें। अगर सॉल्व नहीं होगा तो हम इसका सॉल्यूशन देंगे। हालांकि कुछ ये अलग नहीं है, जब ये सिर्फ अंकों की बात है तो आखिर इसमें नया क्या होगा, जो प्रोसेस है जो पिछले वीडियो में बताया गया एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें यूनिट मैट्रिक्स कैसे इलेक्ट्रिक है, और आज जो बताया गया जो फैक्ट जो कंसेप्ट बताया गया, दोनों को इस्तेमाल करके इसको आराम से निकाला जा सकता है। प्रॉब्लम कहाँ होता है कि कैलकुलेशन में होता है, बाकी थ्योरी में कहीं प्रॉब्लम नहीं होता। तो कैलकुलेशन आप करें, एक बार गलती हो जाए तो आप उसको दोबारा करें। ठीक है, तो आज हम लोग मैट्रिक्स का एक खास यूनिट समाप्त कर दिए। इसके बाद अगले चैप्टर में हम लोग डिटर्मिनेंट्स पर बढ़ेंगे और एक नए कंसेप्ट के साथ
मैट्रिसेस चैप्टर में हम लोग एक नई जानकारी हासिल करेंगे और फिर लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, इनवर्स निकालने के लिए, एडजॉइंट, इन सब चीजों को आगे देखेंगे। लेकिन पहले इसके बाद हम लोगों को डिटर्मिनेंट देखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।